प्लस रूट टू इक्वल टू 0। इसके बताने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने, हमें बताने कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन को। सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, तो नॉर्मली वैसे तो सॉल्व होगा नहीं कि क्वाड्रिक बना लिया या कुछ कर लिया। तो फिर क्या करेंगे, दो अलग अलग फंक्शंस में इसको सेपरेट करा जाएगा, एक कॉस स्क्वायर के लिए और एक टू थीटा माइनस रूट टू के लिए, प्लस रूट टू के लिए। ट्राई करो, बताओ। हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है, सभी को ट्राई करना है। थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करो और बताओ कितने सॉल्यूशंस आएंगे। हाँ भाई, किसी का आया? काफी आंसर आया। बोलो भाई, किसी का आया आंसर? यस सर। बताओ क्या है, कितने नो सॉल्यूशंस होंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ रहा है। और किसी का भी? और किसी का? हमने इसको दो फंक्शन में सेपरेट कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, टू थीटा प्लस रूट टू इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया फंक्शन हमारा और एक ये हो गया ना। ठीक है, हमें देखना है कि दोनों इक्वल है, मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया अभी पहले। अच्छा, कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट? ऐसे चलता है, लेकिन ये कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसे चलेगा भाई? जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो नहीं आएगा, राइट? कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, यहीं से नीचे नहीं जाएगा, यहीं से टर्न कर जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, राइट? क्लियर अभी? ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर का ग्राफ। और दूसरा क्या लिखा हुआ है हमारा, टू थीटा प्लस रूट टू। तो ये तो एक तरह से लाइन की तरह से हो गया, जैसे y इक्वल टू लिखा होता है 2x प्लस रूट टू, कुछ लाइन लिखी हुई है ऐसी है। तो इस लाइन का निकाल लो भाई, x की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आएगा रूट टू। रूट टू भाई, यहाँ पर ये 1 है, तो रूट टू इससे ऊपर होगा या नीचे होगा? भाई रूट टू इससे ऊपर होगा, 0, रूट टू। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी, या थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अगर y 0 होगा तो थीटा आएगा हमारा माइनस रूट टू बाई टू, यानी कि -1/√2। कहीं पर x एक्सिस पर लेट से यहाँ पर आ रहा होगा -1/√2, 0। तो भाई नो सॉल्यूशन कैसे आ गया भाई? एक सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, कट तो करेगा भाई। यस सर, एक सॉल्यूशन है। और ये तो बहुत ही मतलब क्लियर था कि एक सॉल्यूशन तो पक्का आएगा भाई, और एक ही आएगा एग्जैक्टली, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है भाई सभी को? बोलो भाई, सभी को आया समझ में? हमने दोनों का अलग अलग सेपरेटली ग्राफ प्लॉट किया और देख लिया कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पर दोनों की वैल्यूज बेसिकली सेम होगी। सो दैट इज माय नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि एक ही होगा। ठीक है, क्या गड़बड़ करी थी भाई इसमें तुमने? सर जैसे हम तुमने ऐसे तो नहीं बना दिया, रूट टू का ही बना दिया था पैरेलल लाइन? ऐसे तो नहीं कर यस दिया? सर, मैंने रूट टू का इतना अरे यार, रूट टू नहीं है ना, टू थीटा प्लस रूट टू है, तुमने ऐसे बना दिया होगा ना। समझ गया मैं। मैंने सीधा बना दिया इसे। भाई वो साथ में टू थीटा भी तो लिखा हुआ है यार। हाँ, अगर रूट टू होता प्लस में तो भाई नो सॉल्यूशन होता। सर वो जल्दी करने के चक्कर में कर दिया है। अरे अभी देख तो यार हम इतनी क्लासेस से एक ही तो बात कर रहे हैं यार, इतने इतने दिनों से मैं कह तो रहा हूँ, जो क्वेश्चन आता है उसमें टाइम लगा दो भाई, कोई बात नहीं।
क्योंकि उसमें तुम यार टाइम भी लगाओगे, जल्दी के चक्कर में टाइम भी कुछ तो जाएगा ही, और नेगेटिव मार्क और करवा लोगे तुम अपने। और इसमें तो कुछ सर कैलकुलेशन मैंने थी भी। सोल्व सर मैंने सोल्व हाँ। नहीं किया, मैंने फोन पर देख कर ही ऐसे ही कर दिया। अच्छा, तुमने देख कर ही गेस कर दिया कि वो रूट 2 लिखा हुआ है, 2 थीटा को तुमने इग्नोर कर दिया। ऐसे नहीं ना। ऐसे तो मान लो तुम्हारे लास्ट 2 मिनट बचे हुए पेपर में, तो ये वाला क्वेश्चन तुम तुक्का मार के करके आओगे ऐसे ही, मतलब जल्दी जल्दी में तो रॉन्ग हो गया ना ही करके आते तो बेटर है। तो इसलिए मतलब हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एनालाइज करो, उसके बाद ही आंसर करो, ऐसे नहीं। ठीक है। और किसी का आया था भाई एक सॉल्यूशन? किसी का नहीं आया था भाई? ये तो इजी वाले क्वेश्चन में से दिया है भाई मैंने। किसी का नहीं आया था? सीरियस सभी को? अब ले रहे हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना है 0 से 5 कॉस पाई टाइम्स एक्स माइनस के अंदर जो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है dx, ये इवेलुएट करना है। अब सबसे पहले 0 से 5 को मतलब ब्रेक करना है, तो समझ में आ ही रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया यहाँ पर। तो कैसे ब्रेक करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या क्या निकलेंगे भाई? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? इसको इंटीजर के इक्वल रखकर। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो क्या लिखेंगे पहले? 1। फिर जो अंदर वाला पार्ट लिखा है हमारा, उसको हम 1 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा? x/2, यानी जब 1 होगा तो x कितना होगा? 2। फिर इसी तरह से x/2 को अगर नेक्स्ट इंटीजर 2 लेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो x कितना आएगा? 4। फिर x/2 को 3 लेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, बट 6 तो 5 से बड़ी होगी। तो हमारे कितने क्रिटिकल पॉइंट आए? सिर्फ 2 आए। पहले वाला मैंने क्यों नहीं लिया? 0 लोगे तो उससे x = 0 आ जाएगा, 0 से तो स्टार्ट ही कर रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को भी? तो 2 और 5 के बीच में मेरे क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? सॉरी, 0 और 5 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 2 आए, 2 और 4। ब्रेक कर दो। ये बेटा सभी को आया समझ में मैंने कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाले? बताओ भाई। यस सर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अब ब्रेक कर दो। ब्रेक करके अब तो निकालो भाई। अब तो बताने की जरूरत नहीं है। 0 से लेकर पहले होगा 2 तक, फिर 2 से होगा 4 तक, और लास्ट होगा 4 से लेकर 5 तक। बताओ क्या लिखें? कॉस पाई, ब्रैकेट में क्या लिखें? x माइनस, बता दो क्या लिखें? अगर मैं 0 से 2 के बीच में कुछ भी लेता हूँ और x/2 सॉल्व करता हूँ और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालता हूँ, तो क्या आएगा भाई? फिर 1 सोचना पड़ेगा इतना। क्या आएगा भाई फ्रेंड्स? 1 अरे यार 1 कहाँ से आ जाएगा? ले लो यार, 1.5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा भाई? इसका निकालोगे ग्रेडेशन फंक्शन, 0 नहीं आएगा क्या? कुछ भी ले लो भाई, 1.8 ले लो, क्या आएगा? 0। 1 कहाँ से आ जाएगा भाई? क्लियर है भाई? हम किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं भाई? एक्स की नहीं, x/2 की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यस। और ऐसी गड़बड़े कैसे कर रहे हो भाई? सॉल्व करो, मैं कुछ नहीं बता रहा, निकालो इसका आंसर, निकालो फटाफट। क्या आएगा? तो क्या लिख दूं? x के आगे 0 लिख दूं प्लस, नेक्स्ट बताओ कितना आएगा? x माइनस क्या लिखेंगे? बताओ भाई क्या लिखें अब आगे? 1 1 आएगा। ठीक है, बाकियों को भी आ रहा है समझ में भाई? मानसी, अक्षय का आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? x-2। ठीक है, क्योंकि 4 से बड़ा अगर कुछ लेते हो और उसका हाफ करते हो 5 से लेस, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 होगा। ये आ गया भाई। अब तुम्हें इसकी इंटीग्रेशन करने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हो जाएगा? सबके इंटीग्रेशन हो जाएंगे।
क्या क्या आएगा बताओ, पहली कंडीशन क्या आएगा, cos पाई एक्स का कर रहे हैं, क्या आएगा, साइन पाई एक्स और अपॉन में बस पाई। डिवाइड में आप पाई मत भूल जाना, कोएफिशिएंट लिखना, कहां से कहां तक, 0 से 2, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या आएगा, साइन पाई एक्स पाई माइनस एक्स माइनस 1, और डिवाइड में क्या लिख दूं, डिवाइड में पाई। पाई ही आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट, और लास्ट फिर दोबारा साइन पाई एक्स माइनस 2, और डिवाइड में पाई, कहां से कहां तक, 4 से 5 तक। अब ये सॉल्व करना है, करो, वैल्यूज पुट करो जल्दी से, वैल्यूज पुट करके निकालो भाई क्या आता है, देखो उसका आंसर विद इन 30 सेकंड्स हो जाना चाहिए जल्दी से। 2 माइनस 0, 4 माइनस 2 और 5 माइनस 4, जल्दी से निकाल के बताओ क्या आ रहा है। एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है, फिर माइनस करना है 0 पुट करके, 4 पुट करना है, फिर माइनस करना है 2 पुट करके, और 5 पुट करके माइनस 4 करना है। निकालो कितना आएगा इवैल्यूएट करके, कुछ प्रॉपर आंसर आएगा, बताओ कितना आ रहा है। बोलो भाई कितना है, बोलो भाई आया आंसर, 2 साइन 3 पाई अपॉन पाई। सॉल्व करके पूरा प्रॉपर आंसर बताओ क्या है, पूरा सॉल्व करके, साइन 2 पाई अपॉन पाई माइनस साइन 0 अपॉन पाई प्लस साइन, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स की जगह 4 पुट करना है हमें, तो 3 पाई अपॉन पाई माइनस साइन पाई अपॉन पाई, है ना। नेक्स्ट साइन सर 0 बन रहा है शायद पूरा। 0 आ रहा है, और किसी का आया भी, ये आ रहा है। अब हमें बताए साइन की वैल्यू भाई, याद होगा, यहाँ पे 0 होता है, cos 1 होता था, यहाँ पर साइन 0 होता है, cos माइनस 1 होता है, यहाँ पर साइन 1 होता है, cos 0, यहाँ पर साइन हमारा माइनस 1 cos 0। तो हमें भाई जो वैल्यूज दी हुई है, ये पाई 2 पाई 3 पाई, ये तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होंगी, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे साइन हमेशा क्या रहता है भाई, 0। तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस सब पता है ये सारे के सारी वैल्यूज क्या होंगी भाई, 0 होंगी। क्लियर है भाई, यस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है भाई, मतलब सोचना भी नहीं है कि 2 पाई 3 पाई ब्रेक करके पता लगाओ कि क्या होता है क्या नहीं, है तो साफ पता लग रहा है कि सभी वैल्यूज 0 होंगी, तो पूरा आंसर भाई सिंपल सा आ गया, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को भी, मेन इंपॉर्टेंट था इसमें क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्लियर है सभी को। यस। मान लो ऐसा आ जाता है एक इंटीग्रेशन में, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ कई बार आ जाता है कुछ, मान लो ऐसा आ जाता एक्स स्क्वायर और लिखा होता dx, और लिखा होता 0 से 2, चलो बताओ कैसे ब्रेक करते हैं इसे, क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या क्या लेते, क्रिटिकल पॉइंट लेने के लिए क्या करना होता है, जो अंदर लिखा है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, उसको इंटीजर से इक्वेट करो, मतलब ऐसे, और x की वैल्यू निकालते जाओ, यहाँ से 0 आएगी, नेगेटिव लेनी नहीं है, पॉजिटिव 1 रखेंगे, √2 √3, और यहाँ पे आएगा 2। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है, 0 से और 2 तक तो है ही, अपर बाउंड लोअर बाउंड, बीच में कितने क्रिटिकल पॉइंट आए, 3 आए हैं। तो क्या क्या होगा, 0 से 1 होगा, फिर 1 से √2 होगा, फिर √2 सर से 0 से 2 तक दिया है। क्या क्या, 0 से नो लेकर, नो सर। बताओ बताओ क्या कंफ्यूजन है, बताओ, नो सर कुछ। फिर हो गया भाई, अंदर जो लिखा हुआ है वो इंटीजर कब कब आएगा हमें ये देखना होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए।
तो हमने देखा कि भाई 0 से इक्वेट करके 1 से 2 से 3 से 4 से, अब 4 के आगे मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो 2 से ज्यादा हो जाएगा √5, तो वो जान लेना ही नहीं है। अब 0 से 1 के बीच में अगर कुछ भी लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन कितना आएगा भाई? 0 आएगा। अब बताओ कितना आएगा 1 से √2 के बीच में अगर लेते हैं तो? 1 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर क्लियर है। और इनकी इंटीग्रेशन तो हो ही गई, x 2x और 3x, और फिर अपर माइनस लोअर करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। मान लो ऐसा होता क्यूब होता 0 से 2 x क्यूब। अब क्या करते? अब कितने क्रिटिकल पॉइंट आते हैं बताओ? क्या क्या लेते? एक्स क्यूब को 0 1 2 0 से 3 लेके 8 तक 4 5 6 7 8 तक लेना पड़ता, क्योंकि एक्स एक्स क्यूब जब 8 रखोगे तो एक्स के लिए 2 आएगी, इससे पहले आएगा क्यूब रूट ऑफ 7, फिर आएगा क्यूब रूट ऑफ 6, ऐसे चलेगा। तो यानी कि 0 से 1, 1 से होगा क्यूब रूट ऑफ 2, फिर क्यूब रूट ऑफ 2 से लेकर क्यूब रूट ऑफ 3, ऐसे चलेगा कहाँ तक? क्यूब रूट ऑफ 7 से लेकर 2 तक। क्लियर है सभी को? थोड़ा लेंथी ज्यादा हो जाएगा तो शायद नहीं देंगे, बट समझ में आ गया सभी को? यस सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है x² + 2i - 1 = 0, ये इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि इसके इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन निकालना क्या है? अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का मॉड निकालना है। तो देख कर ही पता लग रहा है कि जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, और अल्फा बीटा वो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और दोनों की पावर 8 करके हमें उसका मॉड निकालना है रिजल्टेंट का। तो सबसे पहले जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा वो कैसे लें? यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू x² की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2i, और प्लस का हो जाएगा 1, ये आ गया x²। अब ये बात सभी को समझ में आ रही है? जो दो रूट हम बोल रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे। ये बात आ रही है समझ में? भैया x² जैसे लिखा होता है 3, तो x के लिए हम √3 लिख देते हैं और -√3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये बात या ऐसे मत सोचो, चलो ऐसे देख लो। अगर अल्फा और बीटा आपने कह दिया रूट्स हैं, और आपको अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 लेनी है, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा का स्क्वायर भी फिर -2i + 1 है। दी हुई है, क्या क्या? इक्वेशन में यही दी हुई है जो आपने x² + 2i - 1 दिया हुआ हाँ बेटा, ये i के साथ। i के साथ 2i - 1 ही लिखा हुआ है, मतलब x वाली टर्म नहीं है। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हो ना तुम? यस सर। हाँ, x वाली टर्म है ही नहीं, सिर्फ x² + 2i - 1 = 0 दिया हुआ है, और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अगर x² की वैल्यू निकालते हैं तो -2i + 1 आएगी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर भी ये होगा, बीटा स्क्वायर भी ये होगा। क्लियर है? ये ठीक है। यस सर। अब आपको क्या चाहिए? पावर 8 चाहिए, तो अल्फा की पावर 8 क्या करना पड़ेगा भाई? अल्फा की पावर 8 क्या करोगे? पावर 4 करना पड़ेगा ना। यस अब 4 पावर को बताओ ओपन करें या वैसे तो कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल के एक और बार स्क्वायर कर दें, बट हमें तो मॉड निकालना है। तो बीटा बीटा भी वही होगा, कॉम्प्लेक्स लाइक उसका रूट है कॉन्जुगेट वाला है, सेम ही होगा। तो क्या होगा? इसका भी यही आएगा 2i + 1 की पावर 4। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा इसका। अब मुझे बताओ, पूरा मॉड निकालने के लिए पावर 4 ओपन करने की जरूरत है या नहीं है? नो सर। तो बता दो जल्दी से आंसर क्या आएगा, मॉड निकाल दो। मतलब पावर 4 करके भी मैं निकाल सकता हूँ, बट टाइम वेस्ट क्यों करूँ? मुझे मॉड का फॉर्मूला पता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पता है, तो मैं इसको इवेल्युएट कर लूंगा। बताओ क्या आएगा?
10. 10 आ रहा है भाई? Yes. 10 नहीं भी, 10 तो नहीं आएगा, दोबारा चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही थी। 10 नहीं आएगा भाई। किसी और ने किया? मॉड की प्रॉपर्टीज कहती हैं कि 2 की पावर 2 जो मॉड में लिखा हुआ है, 2 को तो बाहर निकाल सकते हो, आप निकाल दो। और अब इस बार मॉड लेना है किसका? 2 -2i + 1 का, तो क्या होगा? -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर आप 4 करना है। तो 2 इंटू क्या है? √5 यार 4 क्या है बेटा? 10 कहाँ से आ जाएगा यार? 4 है पावर, गड़बड़ कर दी ना फिर, सिली मिस्टेक, स्क्वायर कर दिया तुमने ना शायद, है भाई? सर ज्यादा कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। यार ऐसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो इतनी? ऐसे तो मतलब तुम्हें अगर सोचो अब अभी अगर गड़बड़ कर रहे हो तो पेपर पे क्या नहीं होंगी? सेम चीज होंगी, दोबारा ऐसी मिस्टेक होगी छोटी छोटी। और 10 ऑप्शन भी पक्का दे रखा होगा, ध्यान से भाई। √5 है और √5 की और 4 है, तो √5 का स्क्वायर 5, 5 की स्क्वायर हो गया 25, 25 इंटू 50 आएगा। क्लियर है? Yes. नेक्स्ट है एक्सपेंशन दिया हुआ है 3x³ -2x² + 5/x की पावर 5 होल पावर दी हुई 10, और कहा है कि इन दिस एक्सपेंशन इफ हाईएस्ट पावर of 2 in the term independent of x is k, then बताना है फाइंड k। वो कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी उसमें कहीं पर 2 आ रहा होगा। वो कह रहा है 2 की जो हाईएस्ट पावर है सॉल्व करके उस टर्म में मान लेते हैं k है, तो फिर k फाइंड करो कितना होगा। तो पहले तो देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि क्या ये फैक्टराइज फर्दर हो सकता है भाई, मतलब इसको बाइनोमियल बना सकते हैं। अभी तो ट्राइनोमियल है, क्या बाइनोमियल बन सकता है? अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 3x⁸ -2x² 7 + 5 आ जाएगा, नीचे x² चलो 50 हो जाएगा, ऊपर आएगा पावर 10। तो क्या जो अंदर लिखा हुआ उसको फैक्टराइज करके मैं क्या किसी तरह से बाइनोमियल बना सकता हूँ? पहले तो ये मुझे पूछना है अपने आप से कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बताओ। क्या इसको बाइनोमियल बना सकते हैं? नहीं ना भाई, इसका फैक्टराइजेशन तो समझ ही नहीं आ रहा ना, मतलब कॉमन वगैरह पेयर अप वगैरह करके मिल्टन स्प्लिटिंग ऐसा कुछ तो बन ही नहीं रहा। ये क्लियर सभी को? yes. तो भाई ये बाइनोमियल तो नहीं बनेगा, मतलब हमने ट्राई करा भाई, ज्यादातर क्या होता है 90% केसेस में बाइनोमियल बन जाता है। अब नहीं बन रहा तो फिर कौन सी थ्योरम यूज होगी? बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला नहीं, कौन सा लगेगा? मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगा ना। याद है बताया था? याद आ रहा है भाई? मल्टीनोमियल थ्योरम क्या थी? जनरल टर्म क्या होती थी? N फैक्टोरियल TR+1 होता था क्या? जो पावर सबसे ऊपर लिखी है 10, 10 का फैक्टोरियल, डिवाइड में मत लिखो, पहले पहले ऐसे लिख लो 3x³ -2x² 5/x² 5, इन सब की पावर क्या क्या अलग अलग ले लो, क्या क्या ले लें? P ले लो, Q ले लो, R ले लो, और ये जो पावर में लिखे हैं हमने इन्हीं के फैक्टोरियल क्या आएंगे? नीचे आएंगे, मतलब P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। ये हमारा जर्नल टर्म का फॉर्मूला था फॉर मल्टीनोमियल थ्योरम। लिख लो भी अगर जिसको नहीं पता तो, याद रहेगा? ये ठीक है? Yes sir. अच्छा, अब इसकी कह रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक काम करो, पहले एक्स की पावर एक तरफ ले आओ, पहले मतलब सम अप कर दो एक्स की पावर सारी। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, मतलब लेंदी भी है थोड़ा सा, लाइक धीरे धीरे पार्ट्स में होगा, मतलब फॉर्मूला तो पता होगा, निकालने का तरीका भी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन लगेगी इसमें। तो पहली बात तो मल्टीनोमियल थ्योरम पता होना चाहिए कि भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है। अब एक्स सर की इसमें पावर सेपरेट करते जाओ। हाँ बोलो। सर इसमें 2 इक्वेशन बना के एक तीसरी नहीं बन रही। हाँ चलो देखते हैं, एक मिनट रुको। 3 की पावर आएगी P, -2 की पावर आएगी Q, 5 की पावर R अलग कर दिया। अब x की पावर 3P हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा 2q और यहाँ माइनस है 5 पावर तो -5 यही आएगा ना। और Yes. हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म ढूंढनी है तो इसका मतलब है पहली इक्वेशन बन गई कि 3p + 2q - 5r को जीरो करना है भाई, क्योंकि x की पावर नहीं आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अच्छा फिर, अच्छा हमें ये भी पता है कि ये जो पावर लिखते हैं इन सबका सम कितना होगा, p + q + r क्या होगा भाई, 10. बताएगा भाई। जैसे बाइनोमियल में करते थे तो एक एक पावर हम कम करते जाते थे और एक दूसरे की पावर बढ़ाते जाते थे, बट सम जो होता है पावर्स का वो ऑलवेज जो ये यहाँ पर लिखी होती है पावर इसके ही इक्वल आता है। तो अगर मल्टीनोमियल थ्योरम है तो उसमें भी इन सब की पावर का सम 10 ही होगा। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन मिली, अच्छा तुम कह रहे हो 2 इक्वेशन मिली, ये कह रहे हो ना। अब बाकी तो कोई इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि और इन्फॉर्मेशन गिवन भी नहीं है। तो अब इन दोनों इक्वेशनों से, लेकिन मेरे पास क्या है, अब आप सोचोगे कि 2 इक्वेशन है और पी क्यू आर की वैल्यू कैसे निकाले, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि पी क्यू आर है क्या। पी क्यू आर भाई इंटीजर है, पॉजिटिव है ना, ये क्लियर है भाई। 0 1 2 3 ऐसी होंगी ना पावर, ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes. तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचो भाई, मतलब ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि क्या पुट करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचो थोड़ा सा, लाइक किसी एक को रेस्ट्रिक्ट कर दो, पी क्यू आर टेबल बना लो एक, ऐसे करते हैं टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में वैल्यूज लेते हैं, जैसे क्या लें, पी की वैल्यू ली 0 तो क्यू प्लस आर का सम कितना आएगा भाई, पी की वैल्यू 0 ले ली तो क्यू प्लस आर आएगा आपका 10 10. और ऊपर से क्या आएगा 2q - 5r = 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस क्या आया भाई 7r = 20। भाई आर तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता तो पॉसिबल नहीं है जीरो वाली वैल्यू। 1 लो जल्दी से, पी की वैल्यू 1 ले ली, पी की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आएगा q प्लस आर आएगा 9 और 2q - 5r आएगा कितना आएगा भाई माइनस का 3 है ना, क्योंकि p की वैल्यू मैंने 1 ली है तो 3p हो जाएगा 3 और राइट साइड पे ले जाएंगे तो -3। इसको सॉल्व करना क्या आता है, 2q + 2r = 18, 2q - 5r = -3, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट, कितना आ गया भाई 7r = 21। तो इससे तो आ गया भाई r की वैल्यू कितनी आ गई 3, r आएगा 3 और q कितना लेंगे फिर, अगर r 3 आ रहा है तो q कितना होगा, q + r 9 था, 9 था तो भी 6 होगा, ये क्लियर है। बताओ भाई सभी को क्लियर है। Yes. नेक्स्ट 2 से देख लो कितना आ रहा है, पर ये तो बहुत लेंदी हो गया भाई, सभी से सभी से हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। सर तो एक बहुत लेंदी हो कर सकते हैं कि हाँ 163 आ गया तो हाँ, नहीं नहीं, लेकिन और भी तो भाई कोफिशिएंट हो सकते हैं, और भी तो टर्म्स हो सकती हैं। ये किसने कह दिया कि 163 ही एक ऑप्शन होगा, और भी तो हो सकते हैं, बाकी ट्राई नहीं करूंगा मैं। सर क्वेश्चन में कुछ दिया भी होता कि 2 की पावर ऐसे इसने कहा था 2 की हाईएस्ट पावर, हाँ तो ठीक है, मतलब मान लो ऐसी भी तो टर्म आ सकती है भाई, 2 × 3 की और 5 प्लस 2 का 3 × 5 या 3 की पावर 6, ऐसा कुछ भी तो आ सकती है। और अलग से पावर तो लाइक दोनों को ऐड करके टोटल जो होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट टर्म होगी ना। मतलब मुझे ये देखना है कि इंडिपेंडेंट टर्म कितनी आ रही है भाई, उन सबको फिर सम कर दूंगा तो मेरा सिंगल टर्म आएगा ना वो। मतलब एक से आंसर निकलने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि पक्का भाई की और टर्म्स नहीं आएंगी ऐसी। तो 2 से अगर लेते हैं, पी की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्यू प्लस आर आएगा भाई, ऐसे देखते हैं, पी की वैल्यू 2 ली तो क्यू प्लस आर आएगा 8, अगर पी की वैल्यू 2 लेते हैं तो फिर ऊपर क्या आएगा 2q - 5r = क्या आएगा, 2q - 5r = आएगा पी की वैल्यू 2 लिए तो आएगा माइनस का 6, -6 भाई सबके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या करें क्या करें। और कोई बता सकता है कि भाई बाकी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है या नहीं, या हम डायरेक्टली रूल आउट करते हैं, मतलब अगर रूल आउट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ सॉलिड रीजन कोई बताएगा कि 163 एक सॉल्यूशन आ गया हमारा सेट, बाकी कैसे देखें।
पी की वैल्यू 2 पुट करी तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इससे सॉल्व करेंगे 2 2 2 16 माइनस प्लस प्लस ये आएगा 7R। अच्छा हाँ देखो ना बार बार आ रहा है ना समझ में भाई, 7R आ रहा है हमेशा, मतलब जब भी सॉल्व करेंगे हम, ये समझ में आ रहा है सभी को, ये हमेशा 7R आएगा, क्लियर है। यस सर। तो 7R से मतलब 7 से डिवाइड होना चाहिए जो राइट साइड पे आएगा तुम्हारा। तो यानी तुम बार बार चेक कर सकते हो कि राइट साइड पर जो वैल्यूज लेंगे, पी की वैल्यू बार बार सब्स्टिट्यूट करने के बाद, नीचे वाली इक्वेशन का देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इक्वेशन, पी की वैल्यू ले रहा हूँ 1, पी की वैल्यू ले रहा हूँ 2, पी की वैल्यू 3, ऐसे सो ऑन। तो P1 से तो आ गया, चलो P1 से Q आ गया आपका 6 और R आ गया 3। जब 2 लोगे तो 2 लेने से आपकी इक्वेशन एक तो बन जाएगी ये कि Q प्लस R आपका 8 है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डायरेक्टली ट्वाइस ही लिख लो, क्या आएगा 2Q प्लस 2R इक्वल टू 16। नीचे वाली इक्वेशन का कुछ नहीं करोगे, वही का वही लिख दोगे, क्या आएगी 2Q माइनस का 5R और इक्वल टू में कितना, P की वैल्यू 2 पुट करिए तो -6। मतलब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका बस ट्वाइस लिखो, 7 है तो 14 लिखो, 8 है तो 16 लिखो, 5 है तो 10 लिखो और माइनस करना है। यहाँ पर तो हमेशा 7 आ रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 22 हो गया। तो इस तरह से चेक करते जाओ। जैसे पहले 20 आ रहा था, अच्छा देखो पैटर्न भी बन रहा है, जैसे मैं कह रहा था ना कि ऐसे चेक भी कर सकते हैं हम, एकदम रूल आउट नहीं करेंगे। देखो क्या आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा होगा तो, पहले 20 आया था, फिर क्या है 21, अब दिख रहा है कितना आ रहा है 22 आ रहा है, नेक्स्ट में क्या आएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, समझ में आ रहा है, यस सर। क्लियर है भाई। लेकिन क्या होगा एक टाइम के बाद, जैसे तुम सोचोगे 28 आ जाएगा, लेकिन 28 कब आएगा, जैसे P3 से आएगा, P3 से हमने क्या क्या लिया था, 0 से तो नहीं आया था, नेक्स्ट फिर हमने क्या लिया था 1 से हमारा आया था, आंसर आ गया 2 से ही आएगा, 2 से क्या आ रहा है हमारा 22 आ रहा है, 2 से आ रहा है, 2 से आ रहा है भाई 22, ठीक है। 3 से आ जाएगा 23, 4 लोगे 24, 5 लोगे 26, 25, 6 लोगे 26, 7 लोगे 27। अब 8 लेने से लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर P की वैल्यू 8 ले ली, तो ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, P की वैल्यू 8 लोगे तो यहाँ 24 आ जाएगा माइनस का, तो Q प्लस R आएगा तुम्हारा कितना, P की वैल्यू 8 लोगे तो Q प्लस R आएगा 2, और 2Q माइनस 5R इक्वल टू आ रहा है माइनस का 24, 2 2 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 7R इक्वल टू आ रहा है हमारा कितना 28, तो R की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अब सोचे देखो P की वैल्यू आपने 8 ली और R की वैल्यू 4 आ रही है, पॉसिबल है कोई ये, Q तो नेगेटिव में चला गया, पॉसिबल नहीं है ना, क्लियर है भाई। यस। तो ऐसे नहीं है कि देखकर ही रूल आउट कर दिया कि सर एक आंसर आ गया तो बस अब यही लेकर सॉल्व कर दिया, बाकी कुछ मतलब मतलब जो नहीं आ रहे उसके लिए कुछ सॉलिड रीजन माइंड में होना चाहिए कि हाँ भी नहीं होगा पक्का, क्योंकि ऐसा हो जाएगा जो तुम इग्नोर कर दोगे और पेपर में एक और टर्म आ रही होगी कोई। तो जैसे मैंने अभी गिव अप नहीं करा था, मैंने कहा कि भाई पता लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, तो यानी कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होगा कि हम एक एक करके बार बार सबका आंसर निकालेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो समझ में आ गया कि 7 आ रहा आता है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे 20 आया था, फिर 21, फिर 22, 23। अब मेरे माइंड में आया कि 28 आएगा, तो 28 से भाई मेरा आर की वैल्यू आएगी 4, आर की वैल्यू 4 है, और दूसरे की जो वैल्यू है पी की वैल्यू हमने 8 ली थी, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्यू की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पी की वैल्यू कितनी है भाई 163, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू है 6। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी भी लेंदी है देखो ये, पर ये क्वेश्चन कर लो, जैसे पेपर में आता है तो भाई इतना लेंदी क्वेश्चन मैं तो स्किप करूंगा पहले, बाकी क्वेश्चन करूंगा ट्राई। लेकिन ये क्वेश्चन करने से बहुत सारी चीजें अब समझ में आएंगी। देखो एक तो ये समझ में आया कि भाई ऐसे इक्वेशन सॉल्व करनी है तो रेस्ट्रिक्शन लगाकर कैसे सॉल्व करा जाएगा, ऐसे करा जाएगा 0 1 2 3, भाई हिट एंड ट्रायल मेथड्स ही होगा, इसका कोई वैसे सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। पर तुम्हें रेस्ट्रिक्शन पता है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, और क्या क्या लेना वो समझ में आ गया, पैटर्न बन गया। अब हमारा जो इंडिपेंडेंट टर्म होगी वो क्या होगी, जो इंडिपेंडेंट टर्म होगी वो क्या होगी, क्या था हमारा, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल p, 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर हमारा था 3 की पावर थी p, 3 की पावर p मतलब 3 की वो जो x वाली पावर है वो तो भूल ही जाओ क्योंकि वो तो जीरो ही हो जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 की पावर थी हमारी p कितना है 1, q कितना था, q किसकी पावर थी भाई, q थी -2 की पावर, और 5 की पावर r थी।
-2 की पावर 6 और 5 की पावर, हाँ क्लियर है सभी को? बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये टर्म आ गई इंडिपेंडेंट। अब इसमें कह रहा था कि 2 की हाईएस्ट पावर बताओ क्या आएगी। तो इसको, इसमें 2 की पावर तो दिख रही है मुझे, एक तो 6 पावर दिख रही है, 5 में तो कोई पावर नहीं आएगी, 3 में भी कोई पावर नहीं आएगी, ये कंफर्म है। लेकिन फैक्टोरियल 10 लिखा है, फैक्टोरियल 6 लिखा है, फैक्टोरियल 3 लिखा है। तो या तो पहले फैक्टोरियल 10 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, बोलो क्या लिखूं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 हटा देता हूँ, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल होता है भाई 6, 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5 और 3, 6 भी हटा दो, एक 3 और एक 2 कैंसिल आउट करके ऐसे लिख दो। अब 10 में तुम्हें पता है एक 2 होगा और एक 5 होगा, 8 में तुम्हें पता है 3 2 होंगे, तो 2 की पावर 1, 3 4, 4 और 5 कितना आ गया भाई? हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या होगी भाई? कितनी आ रही है? 1, 3 और 5, 9 आ रही है। क्लियर है भाई सबको? बोलो भाई क्लियर है? यस। ठीक है, तो हमने हाईएस्ट पावर इस तरह से निकाल के सॉल्व कर लिया कि कितनी होगी। सभी को क्लियर है भाई? तो थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट जैसे ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा लेंदी था कि भाई हमें इवेलुएट करना है कि पी की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक लें कि भाई सॉल्यूशन निकल जाए हमारे। तो 1 पर तो हम लकी थे कि एक बार में मतलब 0 से नहीं आया तो 1 से आ गया। अब आगे वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा भाई। और ऐसे जैसे तुमने बोल दिया कि सर 163 ले लो, यही होगी भाई। इंडिपेंडेंट हम एक थोड़े ना, एक से ज्यादा भी हो सकती थी, तो वो ऐसे जो चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्टली नहीं होगी, चेक करना पड़ेगा, या तो कुछ सॉलिड रीजन हो कि नहीं होगी भाई पक्का। ठीक है, सर मैंने क्वेश्चन किया था ये तो बोल रहा, क्या था? क्वेश्चन किया हुआ है मैंने ये वाला तो बोल रहा था। अच्छा, तो तुम्हें क्वेश्चन याद है, तो तुम्हें मतलब याद है कि 163 लेना था, तो तुमने मना ही कर दिया मेरे को है कि सर आ गया इसी से कर दो। ऐसे नहीं भाई। भाई देखो, अगर तुम मतलब देख कर पढ़ रहे हो कि अभी सॉल्यूशन देख रहे हो और फिर पढ़ रहे हो, बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे तो बहुत सारी चीजें तुम गड़बड़ कराओगे। जैसे अभी यहाँ पर मान लो बाई चांस एक और सॉल्यूशन निकल रहा होता, तो तुम तो लाइक पेपर में हमेशा एक ही सॉल्यूशन निकाल कर सॉल्व कराओगे। मान लो एक और निकल रहा हो फिर, ठीक है, तो मेरे पास कुछ सॉलिड रीजन होना चाहिए भाई, नहीं होगा पक्का। सर मैंने मुझे लगा जब मैंने किया था तो 163 पर कर दिया था मैंने तो आ गया था तो मुझे लगा यही होगा। हाँ लेकिन अब इस बात से सीख लो कि भाई जो इस क्वेश्चन में तुमने करा, वैसे तो एक ही सॉल्यूशन आया, बट सीख लो कि हाँ भाई मतलब और भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगा। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ? ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड दी हुई है, और फिगर नहीं बनाओ, फिगर अपने आप बनाना भाई। इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड कहा है कि ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर उसका, ऑर्थो सेंटर h लिख देते हैं। ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है 7/3, 7/3। देन पूछा है हमारे से, बहुत इजी, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इजी क्वेश्चन है। देन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन का, देन डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम सेंट्रॉइड बताना है क्या होगा। अब जैसे ही क्वेश्चन आया सेंट्रॉइड से ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकालना है, तो एकदम दिमाग में क्या घंटी की बजेगी भाई कि सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या तरीका है भाई? वही है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, वो लगाना है हमें। या फिर मुझे एक रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी पता है टू। भाई, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर का रेशियो 2:1 होता था, याद है? पर मेरे पास ऑर्थो सेंटर है लेकिन सरकम सेंटर भी नहीं है, सरकम सेंटर भी निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करें भाई? सबसे पहले फिगर बनाओ इसका, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, फिगर बनाओ। दो साइड्स की मुझे इक्वेशन गिवन है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है इन दोनों को। ये मेरा पॉइंट आ जाएगा, ये बताओ क्या आ रहा है।
आए किसी को? बताओ भी। एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आ रही है भाई सिंप्लीफाई करके? 1 1। सिंप्लीफाई कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी 1 1। अब वो कह रहा है कि और तो सेंटर में गिवन है, और तो सेंटर गिवन है में क्या है? 7/3 और 7। 7/3 कॉमा 7/3। अब मुझे पता है कि ऑर्थो सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से ऑल्टीट्यूड क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना? मतलब ऐसे। ठीक है, अब मुझे दोनों पॉइंट निकालने हैं ये वाले। अब तुम्हें अगर पता है कि ये वाली लाइन जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं x को a मान लेता हूं तो y को क्या लिख सकता हूँ भाई? या एक काम करो, y को a मान लो। y को a मानोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? या x को माने, चलो x को ही मान लो क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं लिखना पड़ेगा। x को a मानते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई? 2a माइनस 1। यहाँ पे मान लो किसको माने? y को मान लो b। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 + 2b। क्लियर है सभी को? ऐसा करने से क्या होता है, मैंने बताया था तुम्हें, याद हो तो, कि भाई वेरिएबल कम दिखेंगे तुम्हें, वेरिएबल कम दिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, नहीं तो इधर उधर सब्स्टिट्यूशन करते करते बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। भाई लाइन पर ऐसे पॉइंट मानना इजी हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे ले लिया करो। ठीक है, अब क्या करें, अब कॉन्सेप्ट क्या लगाएं भाई? ये दो ए और बी निकालना है, मतलब मुझे अब ए निकालना है और बी निकालना है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे अब ये बताओ, मैं आगे नहीं बताऊंगा, बताओ क्या करेंगे। और तो सेंटर गिवन है। सर दोनों लाइन से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा के ए और बी आ जाएगा। भाई हाँ, मतलब मुझे ये पता है कि भाई ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप कितना है? m1। इसका स्लोप है 1/2। इसका स्लोप है 2। तो मुझे पता है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली पहली, ये इस परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा वो -1/2 होगा, राइट? ठीक है, -1/2 होगा। और इसका क्या होगा? इसका -2। -2 होगा। ये क्लियर है? -2, क्योंकि रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देते हैं। अच्छा, और मुझे ये भी पता है कि ये दोनों के दोनों कहां से पास हो रही है? कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। कौन सा? ऑर्थो सेंटर भाई। तो अगर तुम्हें पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो इक्वेशन निकल सकती है ना भाई, है ना? या स्लोप वाला फॉर्मूला लगा दो भाई। एच अगर तुम्हें पता है, देखो ये वाला पॉइंट मान लिया बी, बी पॉइंट पता है a कॉमा 2a-1 है, और एच पता है तुम्हें 7/3 है। तो तुम्हें पता है इसका जो स्लोप आएगा, बी एच का जो स्लोप आएगा, स्लोप बी एच वो कितना होगा? -2 होगा। तो यहां से भाई ए की वैल्यू निकल जाएगी, बताओ, हो जाएगा? यस सर। और इसी तरह से दूसरे वाला स्लोप -1/2 लेकर बी निकल जाएगा। जब ए और बी आ जाएगा तो तुम्हारे दोनों पॉइंट आ जाएंगे ए बी सी। ए पहले से ही पता है, बी निकल गया, सी निकल गया, फिर सेंट्रोइड निकल जाएगा, और सेंट्रोइड निकलने के बाद तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ओरिजिन से। बताओ, आया समझ में? यस सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से थोड़ा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ए और 2a- को जब हम x-2y-1 में पुट करेंगे तो उससे दो इक्वेशन किसको बनती किसको है। किसको? अगेन अगेन किसको? ए और 2a-1 को। ए और 2a-1 को किसके इक्वल रखोगे? दोनों को कहाँ रखोगे इसमें, इक्वेशन में? यस सर। किस इक्वेशन में? फिर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं वो वाला। पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो लाइन इस से। पॉइंट से, हाँ तो इस पॉइंट से कहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो तुम? इसका 2x x-2y-1 का। यस सर। पर डिस्टेंस क्यों लगा रहे हो यार? डिस्टेंस किसके इक्वल रखोगे? अगर मान लो डिस्टेंस निकाल भी रहे हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल रखोगे? वो तो पता ही नहीं है। बताओ बताओ।
Yes, डिस्टेंस sir. वाली तो अप्रोच क्यों लगा रहे हैं भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो वो तो वेरिएबल में ही आ जाएगा, फिर दोबारा ए में ही आ जाएगा, उसका मैं क्या करूँ फिर? बताओ। yes. है ना Okay. यार, डिस्टेंस थोड़ी ना पता है, डिस्टेंस का मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा ना। क्लियर है? Yes, sir. मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी भाई ध्यान से मतलब सोचो, और ये तो मैंने बोला था माइंड मैप क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कि भाई डिस्टेंस का मैं कर क्या लूंगा, उससे तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो भाई बी से मुझे पता है कि बी एच जो है उसका स्लोप जो होगा वो, और बी से जो परपेंडिकुलर है वो सेम ही लाइन है, तो बी से लेकर एच तक का मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। सिर्फ एक वेरिएबल है ए, और एच वाला पॉइंट तो मुझे पता ही है 7/3, और उसका स्लोप मुझे पहले से पता है कितना है -2, तो ए का वैल्यू आ जाएगा, और दूसरे वाला कंडीशन लेकर उससे बी आ जाएगा। तो जब ए और बी आ गए तो मेरे तीनों पॉइंट आ गए वर्टेक्स, तो फिर मैं सेंट्रोइड निकाल सकता हूँ, सेंट्रोइड से फिर ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? किसी को डाउट इसमें भाई, या और कोई तरीका समझ में आ रहा हो बताओ, डिस्कस करो। क्लियर है सभी को? तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बोला था सर्कल, ये जितने भी स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा फिगर बना लिया करो, क्योंकि फिगर को देख के थोड़ा सा इंटरप्रेट कर पाओगे कि यहाँ भी किसके साथ क्या लेना है। नेक्स्ट ट्राई करो, ए दिया हुआ है, एलिमेंट ए आई जे 3/3 वाला मैट्रिक्स है, और बोला है कि ए आई जे इक्वल टू है किसके, 2 की पावर जे माइनस आई, और आई और जे जो है वो बिलोंग करते हैं, बताने की वैसे जरूरत नहीं है, 1 2 3 मतलब पता ही है तुम्हें, 3/3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3, तो ये तो पता ही है हमें। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा मैट्रिक्स है देन फाइंड करने को कह रहा है कि ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब, A4, इन सब का सम करना है A10 तक। अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि जब स्क्वायर क्यूब आ जाता है मैट्रिक्स का पावर 10 तक, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा। तो तुम्हें सबसे पहले तो निकालना है मैट्रिक्स ए, फिर निकालना है ए स्क्वायर, और फिर लास्ट में बस ए क्यूब और निकाल लेना, या ए स्क्वायर से भी शायद पता लग जाएगा। निकालो जल्दी से कि पैटर्न क्या बन रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, सारे इंडिविजुअली सॉल्व तो नहीं करेगा कोई भी। निकालो पहले ए कितना आ रहा है, ये मैट्रिक्स लिख लो, 3/3 वाला क्या आ रहा है भाई? टू की पावर जे माइनस आई करना है, तो पहला एलिमेंट जो होगा 1 1, उसमें तो 2 की 0 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, रो वाइज लिख रहे हैं हम, 1 2 में क्या आएगा भाई, 2 -1 करेंगे पावर 1/2. 1 आएगी, फिर लिखते हैं 1 3 में 3 -1 करोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 होता है 4। नेक्स्ट अब क्या आएगा, 2 1 लेते हैं, अब 2 1 लेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 - 2 -1 आएगा, यानी कि 1/2 आएगा। नेक्स्ट 2 की पावर 2 -2 0, यानी कि 1, 2 की पावर 0 होता है 1। फिर आएगा 2 की पावर 2 3 एलिमेंट ले रहे हैं, तो 3 - 2 1 आएगी पावर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट लिखते हैं हम लिखते हैं 3 1, तो 3 1 में 1 - 3 हो गया, 1 - 3 हो गया -2, तो 1/4 हो जाएगा, 2 की पावर -2। फिर आएगा 2 की पावर -1, और लास्ट में आएगा 2 की पावर 0 यानी 1। ये आ गया भाई ए। अब जल्दी से ए स्क्वायर निकाल दो, बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो क्या आ रही है? बताओ भाई क्या है? अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ए स्क्वायर करना थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो एक काम कर सकते हो, ए में से सब में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम? 1/4 बाहर निकालकर ऐसे भी कर सकते हो, 1/4 बाहर निकालकर 4 8 16 और 2 4 8 1 2 और 4 ऐसे भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई फ्रैक्शन के साथ डील करना थोड़ा टफ हो रहा है, तो ऐसे लिख लो, अब ए स्क्वायर निकाल लो, मर्जी है तुम्हारी, या नॉर्मली लिख कर ही कर लो। वैसे ट्राई करो कि नॉर्मली लिख कर ही हो जाए। सर डायगोनल्स में 3 3 3 आ रहा है ऐसे. डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं 3 3 3, और बाकी भी तो बताओ, सारे बताने भाई।
अच्छा डायगोनल एलिमेंट 3 आ रहे हैं और पैटर्न बनेगा पक्का है, तो भाई ऐसा लग रहा है 3 टाइम्स आएगा, क्योंकि ये 1 1 1 था और ये 3 3 आ रहे हैं डायगोनल एलिमेंट, तो शायद बाकी आएंगे कुछ ऐसे। मतलब जो 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है ए स्क्वायर। अच्छा ऐसा आ रहा है क्या? बाकी कोई कंफर्म करेगा भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 3a आ रही है? भाई सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारा? 3 और a ऐसा आ रहा है? करा है किसी ने या नहीं करा भाई? बताओ भाई, आया किसी को? ये मान लें 3 आ रहा है। भाई कर लो यार, एक रो निकाल कर ही पता लग जाएगा। ए स्क्वायर किसी ने भी निकाला क्या? सर आ रहा है 3 के साथ। तो ये आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर 3a है, अब निकालो, अब मैं नहीं बताऊंगा, निकालो जल्दी से। इसका आंसर निकालना भाई क्या होगा? ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर कहाँ तक करना है? समेशन 8 10 तक करना है और आंसर बताना है। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन में क्या है। ए टाइम्स 3 की पावर 10 -1/2, मतलब जीपी वगैरह कुछ जीपी वगैरह बनेगी, आंसर को देखकर पता लग रहा है। ऐसा आ रहा है? इनमें से बताना आंसर क्या होगा। अब देखकर तुक्का मत, ये मत लगा देना कि सर जीपी वाला फॉर्मूले में r⁻n -1/r-1 होता है, तो सर पहला ऑप्शन होगा, तो गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखना। हो सकता है आंसर ये हो, 3a टाइम्स 3 की पावर 9 -1/2 ऐसा दे रखे हो, जानो चुन, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे भाई, सोचेंगे ये जीपी वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, पहले वाला ये लग रहा है और फोर्थ भी नहीं लग रहा, जबकि फोर्थ वाला बन सकता है। तो कम चांसेस हैं कि बी और सी आंसर आएगा, ज्यादातर चांसेस हैं कि भाई 50-50 चांस है ए या डी आंसर में से आएगा। चेक कर लो। सर डी आ रहा है। क्या आ रहा है? डी या सी? डी। डी आ रहा है। कैसे कि भाई हमने ए करा, ए स्क्वायर कितना आया था? 3a, तो ए का क्यूब कितना आएगा? 3a² यानी कि 3 × 3a यानी कि 3² a 9a आएगा। फिर ए का पावर 4 कितना आएगा? ऐसी एक पावर और बढ़ जाएगी, है ना? क्लियर है भाई? 3 × 3 क्यूब हो जाएगा इस बार, ऐसे चलेगा ये। तो a⁻10 क्या आएगा? एक कम आएगी पावर यानी सर ये 9, फिर रिपीट ऐसा करना आएगा। है, आपने पैटर्न क्या लिखा क्या? है फिर रिपीट करना। कैसे आया? ए स्क्वायर 3 है और ए क्यूब 3 स्क्वायर ऐसे। ए स्क्वायर तो ठीक है ना? यस सर। अब ए क्यूब निकालने के लिए यार क्या करोगे? ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 3a² और a² की वैल्यू 3a है, तो 9a नहीं हो गया? क्लियर है? ओके सर। इसी तरह से a⁻4 क्या होगा? a³ × a यानी कि 9a × में क्या आएगा? 9a², 9a² में फिर वही 9 और ये 3 क्या आएगा? 27a। ऐसे ही चलता रहेगा। क्या निकालना था हमें? a² a³ a4 a10 तक निकालना था भाई। तो सबसे पहले क्या करें? a² की वैल्यू कितनी थी? 3a। फिर था 3² a 3³ a डॉट 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 3 और 9a। सब में से a तो कॉमन ले लो, मैट्रिक्स 3 3² 3³ 3 और 9, जीपी बन गई भाई ये तो। जीपी का a कितना है भाई? 3 और r कितना है? r भी 3 है। टर्म्स कितनी है? 9 है 10 है? कितनी टर्म्स है भाई? 9। क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हुआ भाई, 3 से स्टार्ट हुआ, तो 9 टर्म्स है। 9 टर्म्स हैं तो सम क्या होगा? 3 की r⁻n -1/r-1। क्या है आंसर? ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन
तो इसमें तो कोई भी नहीं आया, ये क्या हो गया, 3 की पावर 10 -1, फिर ऑप्शन रॉन्ग हो गया भाई, इसको चेंज कर लेना, फिर ऑप्शन ये होगा भाई, तो सही करा हमने, तो 9 टर्म्स ही हैं, ठीक है, क्लियर है, बोलो भाई सभी को क्लियर है। आया भी समझ में, yes, यस ठीक है। तो मतलब लेकिन इसमें ऐसे केस मत करने बैठ जाना कि पहला ऑप्शन देखकर ही कह दे कि ये होगा, हो सकता है डी वाला ऑप्शन भी हो सकता था, क्योंकि डी वाला ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि वो 3 की 9 -1/2 और साथ में 3 मल्टीप्लाई में आ रहा हो। हाँ, बी और सी देखकर ही पता लग रहा था कि अगर जीपी बनेगी तो फिर शायद सर ये वाला वो ऑप्शन। सर ए भी आएगा ना नीचे वाले में, तो 3 आ जाएगा। क्या क्या, ए आर n-1 होता है तो 3 भी आएगा। अरे भाई जीपी का एसएन कर रहे हैं हम, ए आर की पावर n-1/r-1 होता है भाई, जीपी की nth टर्म होती है ए आर की और n-1। सर वही बोल रहा हूँ कि ए की जगह फिर 3 में आ जाएगा। एक ही जगह एक ही जगह एक ही जगह मैंने लिखा नहीं क्या, अरे हाँ मैंने भाई 3 मिस कर दिया था, सॉरी भाई, ठीक है, हाँ मैं भी ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा था, 3 भी तो आएगा बाहर, ठीक है, तो 3 अगर बाहर आ रहा है तो फिर तो ये हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो गया फिर तो, क्योंकि ए टाइम्स 3 की पावर 10 -3/2 आ रहा है ना, फिर ऑप्शन होगा भाई डी वाला होगा, राइट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई, yes, बहुत ध्यान से, मतलब जल्दबाजी नहीं, मैंने भी गड़बड़ कर दिया, ए लिखा ही नहीं मैंने बाहर, वो पहले से ए लिखा हुआ तो मैंने मैट्रिक्स वाला ए को ए ही समझ लिया, गड़बड़ कर दी, क्लियर, चलो एक एरिया बाउंडेड का निकालो, एरिया बाउंडेड बाय y² = 8x, y = 2√2x, और बोला आउटसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय y = 2√2x, y = 0 एंड x = 1। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y² = 8x एंड y = 2√2x, और फिर आगे बोला आउटसाइड द ट्राइंगल, कौन सा एरिया निकालना है, जो ट्राइंगल के आउटसाइड वाला एरिया निकालना है, जो इन तीनों से बनता है ट्राइंगल। फिगर बना लो पहले जल्दी से, फिगर बन गया भाई सबको, रफ फिगर बनाना होता है वैसे आइडिया लेने के लिए, कि भाई पैराबोला कौन सा एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस 0 0 से पास होगा, हाँ होगा, ठीक है, और लाइन जो है y = 2√2x, ये कंफर्म है, 0 0 से तो पास होगी, तो कुछ ऐसी बना दो, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसी टेढ़ी मेढ़ी बना रहे हो, ये तो रफ रफ फिगर हो गया हमारा, लेकिन ये कंफर्म है कि 0 0 से पास हो गया। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी से बताओ क्या आ रहा है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, y के लिए यहाँ पुट कर दो, 1 2√2 1 आ रहा है x, तो ये हो जाएगा 1,0 और ऊपर हो जाएगा 1,2√2, ठीक है। अब इसने कहा था वो वाला एरिया निकालो इन दोनों कर्व्स के बीच में, जो इन तीनों से ट्राइंगल जो बनता है उससे बाहर हो, x = 1 लाइन तो ये हो गई, y = 0 x एक्सिस हो गया, और लाइन तुम्हारी ये है, इस ट्राइंगल से बाहर, मतलब इस ट्राइंगल से बाहर मतलब पीछे वाला एरिया ही निकालना है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, यही हम वैसे भी यही वाला एरिया लेते और अभी भी वही वाला एरिया, बस ऐसे बोल दिया कि आउटसाइड द ट्राइंगल, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई कौन सा वाला एरिया निकालना है, वो समझ ही आ रहा है कि इन दोनों से जो बाउंड होता है एरिया वो निकालना है, तो यही वाला एरिया निकालना होगा दोनों के जो बीच में आ रहा है। अब ये एरिया में बता दो मुझे किसमें से किसको माइनस करोगे, पैराबोला माइनस लाइन या लाइन माइनस पैराबोला, लाइन माइनस पैराबोला या पैराबोला माइनस लाइन, parabola में पैराबोला माइनस लाइन, क्योंकि पैराबोला ऊपर है लाइन नीचे है भाई, बिल्कुल ठीक है, तो पैराबोला कितना है हमारा
8 का रूट आएगा 2√2 और रूट एक्स, इसी में माइनस कर दो 2√2x। दोनों सेम लग रहे हैं नहीं, एक में रूट एक्स एक में रूट एक्स नहीं है। कितना आएगा? 2√2 बाहर, रूट एक्स का क्या आएगा इंटीग्रेशन? रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2 यानी कि एक्स रूट एक्स, माइनस हमने ये तो कॉमन ही ले लिया दोनों का 2√2, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 तक। सॉल्व हो जाएगा? यस सर। क्या रे भाई? ओके, एक लेते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है भाई सिंगुलर मैट्रिक्स? डिटर्मिनेंट 0। जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 2/2 वाला फाइंड करना है। हैविंग एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है वहां से लिया गया है जो एलिमेंट्स लिए हैं। तो जल्दी से बता दो प्राइम नंबर पहला कितना होता है? प्राइम नंबर फर्स्ट, सबसे स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 2 1 मत बोल देना, 1 ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता। 2 3 5 7 11 13 17 19 21 नहीं होता, 23 कितने हो गए? 2 4 6 8 एक और 29। तो इन प्राइम नंबर्स में से मुझे उन चारों एलिमेंट्स को चूज करना है और 2/2 वाला मैट्रिक्स बनाना है। तो मेरे दिमाग में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स है 2/2 वाला, ऐसा होगा ABCD, और मुझे पता है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, तो यानी कि AD माइनस BC को 0 करना है। अब मुझे जो एलिमेंट्स लेने हैं वो कैसे लूं मैं? अब एलिमेंट्स लेने के लिए मुझे ऐसे सोचना पड़ेगा कि 0 कब आएगा। तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि ABCD चारों डिफरेंट हो ही नहीं सकते। क्यों भाई? 2 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, मान लो 2 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 34 आएगा। 34 और किसी का प्रोडक्ट आएगा? कोई भी पेयर बनाकर 34 ला सकते हो? नहीं आएगा ना। नो सर। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ABCD ऑल डिफरेंट के लिए कोई केस नहीं बनेगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा मैट्रिक्स बनाना जिसका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। तो यानी सारे डिफरेंट नहीं होंगे, सारे डिफरेंट नहीं होंगे, 3 भी डिफरेंट नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है भाई? तीन तीन डिफरेंट और 2 सेम भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर ले लिया 4, 4 तो कभी भी नहीं आएगा बाकियों से। समझ में आ रहा है? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। तो फिर मेरे पास अब 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं। 3 डिफरेंट वाली भी पॉसिबिलिटी नन है, तो 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं। 2 डिफरेंट एलिमेंट और 1 मतलब ऑल सेम। ऑल सेम से डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा भाई। देखो अगर मैंने सारे ऐसे लिख दिए, ये तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ऐसे कितने बन जाएंगे डिटरमिनेंट? अगर सारे सेम रखते हैं, ऑल सेम वाले सिंगुलर मैट्रिक्स बताओ भाई कितने बनेंगे? 10 10 बन जाएंगे ना, क्योंकि सारे 10 प्राइम नंबर के लिए हर एक के लिए बार बार एक एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो 10 बन जाएंगे। अच्छा, दो दो सेम वाले कितने बनेंगे? अब दो दो सेम रखने तो इसका मतलब कैसे लेना पड़ेगा? अगर ABCD दो दो सेम रखने हैं, मतलब इन दोनों को सेम रख के नहीं आएगा, इन दोनों को सेम रखना है, AB को और CD को सेम रखना है, ऐसे होगा ना। यस क्लियर है भाई? तो मतलब मैंने मान लो लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया 17, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या? 2 और यहाँ पे लेना पड़ेगा 17। क्लियर है? ठीक है भाई। तो अगर मैं 2 और 7 वाला पेयर पेयर बनाता हूँ, इस पेयर से कितने डिटरमिनेंट बन जाएंगे जिनका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा? सिर्फ एक बनेगा या एक और बन जाएगा? ऐसा भी तो बन सकता है। 17 2 और 17 2, ये ठीक है भाई? यस सर। और भी बन सकते हैं क्या बताओ?
नो सर। और भी बन सकता था, नहीं बनेंगे? ये लोग बना देते हैं 17 17 2 2 2 2 17 17। आया समझ में? यस तो भाई मैंने ये समझ लिया कि एक पेयर से, ये मैंने वन पेयर लिया, वन पेयर से 4 सिंगुलर मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो कितने पेयर है टोटल बताएगा कोई? अगर 10 प्राइम नंबर है तो 10 प्राइम से कितने पेयर बन सकते हैं? 10 प्राइम से कितने पेयर बना सकते हो? नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन सकते हैं? 10C2। और उन सभी से मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं? 10C2 इंटू 4। क्लियर है? बोलो भाई, ये आया समझ में? यस सर तो यानी कि टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 10C2 इंटू 4 जो पेयर वाले हैं, और सिंगल सिंगल वाले कितने थे? वो तो प्लस होंगे ना। वो कितने थे भाई? 10 थे, क्योंकि सबको सेम रखना है। तो ये 10 हो गए। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। कोई बताएगा टोटल आउटकम कितने होंगे? भाई 10 एलिमेंट थे प्राइम नंबर, और उन 10 से मुझे 4 एलिमेंट चूज करने हैं, तो कैसे कैसे करूंगा मैं? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पहले भी 10 ले सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट के लिए भी 10 चॉइसेस, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी। क्लियर है भाई? भाई ए के लिए भी 4 चॉइसेस, बी के लिए, सॉरी, बी के लिए भी 10 चॉइसेस, सी के लिए भी 10 चॉइसेस, डी के लिए भी 10 चॉइसेस। क्लियर है? तो टोटल मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं? 10,000। उनमें से कौन से ऐसे होंगे जिनमें डिटरमिनेंट 0 आएगा सिंगुलर? तो वो इतने। क्लियर है? बोलो भाई, आएगा समझ में? क्लियर है भाई सभी को? Yes. ठीक है। तो काउंटिंग जो करेंगे वो बहुत ध्यान से, कि भाई कैसे करना है। जैसे ये कई बार है ना, बहुत बार, कई बार पेपरों में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि डिटरमिनेंट 0 करना है या नॉन जीरो। कभी कभी कह देगा नॉन सिंगुलर, कभी कह देगा सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होता तो काउंटिंग करना बहुत टफ हो जाता। तो अपने आप दिमाग क्या लगाना है तुम्हें? दिमाग ये लगाना है कि सिंगुलर जितने मैट्रिक्स हैं उनको माइनस कर देना टोटल में से, तो नॉन सिंगुलर निकल जाएंगे, क्योंकि नॉन सिंगुलर बहुत ज्यादा होंगी। तो ये प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक रूल है, क्या भाई, कि अगर आउटकम आपके बहुत सारे पॉसिबल आ रहे हैं तो आप क्या करो? टोटल में से जो नहीं चाहिए वो वाले माइनस कर दो। क्लियर है? सिंगुलर Yes. ढूंढने के लिए एक पैटर्न बन सकता है, तो बना लिया हमने। नॉन सिंगुलर के लिए क्या क्या करें? वो तो बहुत सारे बन जाएंगे, अलग अलग केसेस में इतने सारे केसेस बना ही नहीं पाएंगे। तो सिंगुलर वाले निकाल के माइनस कर देना। तो ये मतलब आना चाहिए समझ में कि भाई कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है? यस सर। चलो प्रैक्टिस करते रहे, ऑल द बेस्ट बेटा। सर और इसका आंसर पेपर कितना आ रहा है? बोलो बोलो। सर इसका आंसर कितना आ रहा है? आंसर यार सॉल्व कर लेना। आंसर मुझे भी नहीं पता है क्या है इसका आंसर, निकाल लेते हैं लोग। 10C2 कितना आएगा? 10 इंटू 9 90, 90 बाई 2 45, 45 इंटू 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 10,000। क्या आएगा? 90 180 190, 190 बाई 10,000। आंसर आएगा भी 19 बाई 1000। ठीक है? ये आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है क्या? नो सर। ठीक है भाई, इतनी तो कैलकुलेशन तो हमारी जल्दी से आनी चाहिए भाई, कि फटाफट 10C2 10 इंटू 9 90, 90 बाई 2 45, 45 टू 4 180, 180 प्लस 10 9 190 और डिवाइड बाई ये। ठीक है? ठीक है भाई, क्लियर है? यस यस सर। 25 को कितने बच्चे जा रहे हैं भाई पेपर देने? यस सर। तो जिनका भी 25 आ गई बेटा, अब ऑल द बेस्ट। एंड जो बातें अभी पहले वाले में गड़बड़ करके आए हो तुम, क्या क्या नहीं करनी भाई, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है किसी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में, अगर पहले ही पढ़ के समझ में आ गया तो उसको पहले छोड़ ही दो। अभी कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा दिख रही हो तुम्हें, जो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे भाई एरिया बाउंडेड वाला, जैसे हमने क्वेश्चन करा, मैं अगर डिस्कस करूं तो मैं ये करूंगा पेपर में भाई टाइम ही नहीं लगेगा ज्यादा, है ना। इस वाले में जैसे कैलकुलेशन दिख रही है, समझ में तो आ रहा है कि क्या करना है, बट कैलकुलेशन लगेगी। ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि भाई बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। ये वाला भी लेंथी हो गया। तो जो जो क्वेश्चन भाई डायरेक्ट अप्रोच वाले दिख रहे हैं तुम्हें, पहले उनको कर लो, चाहे 5 हो 6 हो 7 हो जितने भी हो, क्योंकि वो करने के बाद जो बाकी क्वेश्चन जिनमें टाइम लगेगा, उसके बाद वो तुम्हारे पास टाइम होगा तो आराम से सोच के जितने भी क्वेश्चन करोगे ठीक करोगे तुम। नहीं तो तुम पहले ही अपने वो वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दोगे जिसमें सोचना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, फिर टाइम कम रह जाएगा, और टाइम जब कम रह जाएगा तो फिर तुम क्या करके आओगे? गैस करके आओगे जल्दी जल्दी, और नेगेटिव मार्क लेके आओगे। ठीक है? तो ये चीजें नहीं करनी है मिस्टेक, और ये बार बार मतलब ये बात अपने माइंड में बिठा लो, पेपर में जब करोगे तो ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें
कि 6 7 10 क्वेश्चन जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है देखकर पहले उन्हीं को अटेम्प्ट मारो जल्दी जल्दी, ठीक है? ओके बेटा, चलो Yes. ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. एंड फॉर्मूले कॉन्सेप्ट अपने अच्छी तरह से रिकॉल करके जाना, दोबारा रिवाइज कर जाना। जो बेसिक बेसिक है, नया टॉपिक तो कुछ छूना ही नहीं अभी, बस फॉर्मूले अपने रिवाइज कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, बहुत है, ठीक है? Yes. चलो Yes. क्योंकि ज्यादातर जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ 5 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 6 7 क्वेश्चन भी अगर मैं मान लो कह देता हूँ बड़ा ट्रिकी सा कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो यार जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे तुम्हारी, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले तुम्हारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, छोटे छोटे बेसिक बेसिक वो भी अप्लाई करके करोगे तो आंसर निकल जाएंगे तुम्हारे। बस टाइम का ध्यान रखना है, और जो बात बताई कि भाई किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, वो पहले से ही समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे स्टार्ट करूं मैं या नहीं करूं। तो तुम्हें लग रहा है वो क्वेश्चन को देख के गट फीलिंग जल्दी से आ जानी चाहिए, भाई ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ रहा है, निकल जाएगा। एरिया बाउंडेड रीजन का देखा, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देखा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतलब वो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यार ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उस टाइम लग रहा हो नहीं होगी, लेकिन जब करोगे तो हो जाए कैलकुलेशन, वो बात अलग है कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर बीच में छोड़ देना। लेकिन जो क्वेश्चन पहले देखकर ही समझ में आ रहे हैं 6 7 क्वेश्चन, उनको फटाफट निपटाना, मुश्किल से 10 15 मिनट लगेंगे, और 10 15 मिनट में जब 6 7 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हो जाएगा कि भाई 28 से 32 मार्क्स वही आ गए। अब बाकी वाले टाइम में ना तुम्हारा इतना रिलैक्स होगा माइंड कि तुम पक्का जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे ना वो भी निकाल लोगे। और पहले भी 3 4 क्वेश्चनों में भाई टाइम थोड़ा गड़बड़ा, आधा घंटा निकल गया, अब 3 4 क्वेश्चन करे, आधा घंटा निकाल दिया, और आधे घंटे में एक भी क्वेश्चन का आंसर ढंग से नहीं आ रहा है, तो आधा घंटा गायब। अब आधे घंटे में तुम क्या करोगे, भागोगे एकदम ही, फिर जल्दी जल्दी जो इजी क्वेश्चन है उनमें भी गड़बड़ करके आओगे, सारा पेपर खराब हो जाएगा। तो ये चीज भाई याद रखना, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ हर क्लास में, क्योंकि ये होता है और ऐसे ही करते हैं बच्चे गड़बड़ सारा पेपर, ठीक है? चलो Yes. ऑल द बेस्ट बेटा।